वायरोइड्स। ना वायरस से छोटा होता है, सिर्फ और सिर्फ इसके पास आरएनए मॉलिक्यूल होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर और सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर, है ना। इसके पास कोई प्रोटीन नहीं रहना है, कोई कैप्सिड नहीं रहना है। ओके, इस तरीके से इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट। चलिए, पॉइजनस होता है, डिजीज कॉज करता है, लगभग 20 प्लांट स्पीशीज को, एनिमल को इन्फेक्ट नहीं करता है, पैरासाइट है एक तरीके से ये प्लांट के लिए। टाइनर ने डिस्कवर करा था इसको। तो ये सब सारे डिटेल्स हम लिख दे रहे हैं। वायरोइड्स, it is poisonous, it is poisonous, infectious, poisonous बोलो, infectious बोलो, है ना। it is obligate, obligate parasite। obligate parasite कहने का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ये पैरासाइट का तरह ही जीवित रहेगा, मतलब काम करेगा और कुछ नहीं। ठीक है, इंडिपेंडेंट सर्वाइवल नहीं है इसका। okay? आगे देखते हैं। चलिए, इट इज मेड अप ऑफ, ये बना हुआ है ओनली आरएनए, सिर्फ आरएनए से ही बना हुआ है। हम्म, हाँ, इट्स, हाँ, द आरएनए में भी सर्कुलर, और इसका जो आरएनए होगा सर्कुलर और लिनियर, सर्कुलर और लिनियर, ज्यादातर सर्कुलर ही रहता है, लिनियर बहुत कम केसेस में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा अभी जो मैं लिख रहा हूँ, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम है। ये बहुत बार नीट में आ चुका है। इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज लो, as compared to virus, its molecular weight is low। इसका molecular weight कम रहेगा, है ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। It causes disease in disease in plants only, है ना। सिर्फ प्लांट्स को ही डिजीज कॉज करता है, and that is to 20 plant species only। ये याद रखेंगे, ये नीट में बहुत बार पूछ चुका है कितने प्लांट को ये इन्फेक्ट करता है। तो लगभग 20 प्लांट को, ठीक है, इन्फेक्ट करता है, बस 20 प्लांट को ही इन्फेक्ट करता है। एक बार रुकेंगे। हेलो, हेलो, हाँ जी बोलो। हेलो, हाँ, ठीक है, 20 प्लांट स्पीशीज को इन्फेक्ट करें। हाँ जी बोलो। हाँ, हम लोग आए हैं, क्लास लेते हैं, 1 घंटे के बाद आएंगे। ठीक है, तो अभी तो हम लोग क्लास लेने आए हैं, 1 घंटे के बाद आएंगे। हाँ हाँ हाँ, 1 घंटे बाद। ओके, चलिए। And that is plant species only, और प्लांट ओनली। और हम लिस्ट कर रहे हैं वो डिजीज जो
प्लांट को होता है ना। पोटैटो द डिजीज कॉज्ड बाय viroids are okay, ठीक है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, PSTD, ये एक डिजीज हो गया। और कुछ डिजीज में लिस्ट कर रहा हूँ। क्रोसेंथेमम स्टंट, स्टंट क्रोसेंथेमम, क्रोसेंथेमम का हाइट बढ़ेगा नहीं, ठीक है। इसको स्टंट साइट्रस एक्जिकॉटिस, ठीक है। ये इतने सारे डिजीज हैं जो वायरॉइड्स के चलते है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये खत्म होता है यहीं पे। हाँ, इट वाज डिस्कवर्ड बाय किसने? हाँ बोलो। सर जिससे वायरॉइड्स जब 20 प्लांट्स को इन्फेक्ट कर देते हैं तो उनके बाद वो जिंदा रहते हैं, फिर वो भी मर जाते हैं? मतलब क्या वायरस? क्या मतलब वायरॉइड? वैसे 20, यस सर, जब 20 प्लांट्स को इन्फेक्ट कर दिए तो उनके नहीं बाद नहीं 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 उसके नहीं, बाद इट इज नॉट सो। नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक वायरस 20 प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। पहले एक को करेगा, फिर दूसरे को करेगा, फिर 18वां को करेगा, 19वां को नहीं। इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। वायरॉइड्स ऑल टुगेदर 20 प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है ना। ओनली 20 प्लांट, सारे प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ 20 प्लांट ही ऐसे अच्छा हैं पृथ्वी पे जो वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट, है ना। इसका मतलब ये यस नहीं है कि ये सब 20 प्लांट को ही इन्फेक्ट करना होगा इसी। इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। इस तरीके से इट वाज डिस्कवर्ड बाय डाइनर साइंटिस्ट का नाम से क्वेश्चन आता है और मॉलिक्यूलर वेट से क्वेश्चन आता है। पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये तीन क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है ना। लॉ मॉलिक्यूलर वेट, इसका डिस्कवरी, इसका डिस्कवरी इंपॉर्टेंट हो गया। ये वाला डिजीज PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, एंड हैज लॉ मॉलिक्यूलर वेट। इस मॉलिक्यूलर वेट इज लो। ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तीन याद रखोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और जिक्र करते हैं हम लोग वायरसोइड्स का। वायरसोइड्स, वायरसोइड्स भी RNA का तरह ही एक मॉलिक्यूलर है, लो मॉलिक्यूलर वेट का। और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ये किसी वायरसेस के साथ एग्जिस्ट करता है ना। सो लिख देते हैं डिस्कवर्ड बाय रैंडल, रैंडल ने डिस्कवर करी थी, है ना। ये है क्या? दीज आर RNA वायरस, RNA viruses are but present inside the capsid for the large virus, है ना। पहले ही मॉलिक्यूल है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, किसी बड़े वायरस के अंदर ये एग्जिस्ट करता है ना। इसमें कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन वाला फंडा नहीं, है ना। इसका रेप्लिकेशन होस्ट में ही होगा और रेप्लिकेशन ऑफ होस्ट, ऐसा नहीं है कि वायरस बाहर पड़ा है और चूंकि वायरस के अंदर पड़ा है ये तो रेप्लिकेशन हो जाएगा, नहीं। जब बड़ा वाला वायरस किसी होस्ट के अंदर जाएगा तो उसका भी रेप्लिकेशन होगा बड़े वायरस का, और इसका भी रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ
कॉस्ट। ये इन्फेक्शियस नहीं है, इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है, इट इज नॉन इन्फेक्शियस। अभी तक तो जानकारी यही है कि नॉन इन्फेक्शियस। भविष्य में कुछ डिस्कवरी हो सकता है इसका, तो बताया जाएगा। चलिए इतने तक ही रहने देते हैं ये। नेक्स्ट थर्ड, सर वायरॉइड्स और वायरोसॉइड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंपल सिंपल। आरएनए का क्या है, क्या कह रहा है, इट्स अ क्लस्टर ऑफ व्हाट, आरएनए मॉलिक्यूल। बस इस तरीके से ही मान के चलो होगा, कोई कवरिंग नहीं। वायरोसॉइड्स का जिक्र करेंगे तो ये किसी बड़े वायरस के अंदर, मान के चलो ये हो गया इसका मेन जीनोम, तो ये वायरोसॉइड्स यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। सर और इसका फंक्शन क्या है किसका फंक्शन? वायरोसॉइड्स का? फंक्शन कुछ नहीं है, बस स्टडी कर रहे हैं कि हो सकता है भविष्य में कोई इन्फेक्शन कॉज कर दे, इसका जीनोम मैप करके रखेंगे तो इसके अगेंस्ट में वैक्सीन बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा, इसीलिए पढ़ रहे हैं। फंक्शन फिलहाल अभी तक तो हमको पता नहीं चल रहा, कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अभी तक नहीं है। सर तो जब तक बड़ा वाला वायरस किसी होस्ट के अंदर नहीं जाएगा तब तक ये भी डेड ही है। यस यस यस। नेक्स्ट इज प्रायोन्स। प्रायोन्स ये इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में इसका जिक्र करा गया है प्रायोन्स का। सो प्रायोन्स नाम से लग रहा है प्रायोन कुछ प्रोटीन का तरह स्ट्रक्चर है ना। So prions are infectious protein molecules. Prions are infectious protein molecules. इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, तो प्रोटीन तो कोई जीवित स्ट्रक्चर नहीं है भाई, है ना। so, इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है, हाउ इट सर्वाइव्स, है ना। बस इतना पता चला है प्रायोन्स कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, यदि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाए, इन्फेक्ट हो जाए तो डिजीज कॉज कर सकता है ना। इसके अलावा और कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है प्रायोन्स के बारे में। हाँ, तो डिस्कवर से क्वेश्चन आता है, डिस्कवरी से डिस्कवर्ड बाय एप्लर ने, एल्पर एट अल, एल्पर और उनके सहपाठियों ने मिलकर खोजा था इसको। हाँ, ये है क्या, प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। प्रायोन्स आर प्रोटीनेशियस infectious particles, infectious particles causing diseases। क्या क्या डिजीज कॉज करते हैं हम लिस्ट कर रहे हैं। डिजीज से क्वेश्चन आता है, पहला पुरु डिजीज, इसको कहते हैं लफिंग टीथ डिजीज इन ह्यूमन, लफिंग टीथ डिजीज इन ह्यूमन, लोग हंसते हंसते मर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड पुरु डिजीज ना। दूसरा डिजीज बताते हैं सर डिजीज में बोवाइन, आदमी हंसना भूल जाएगा। नहीं भूलेगा थोड़ी, होगा ये था, कहा गया है, ठीक ना। हंसते हंसते भी लोग मर ही जाते हैं बहुत लोग, देखो न्यूज में, ठीक है। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, that is called DSE, है ना। This disease is also known as mad cow disease, mad cow disease। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। BAC डिजीज किसके द्वारा होता है, स्कार्पी डिजीज, स्कार्पी डिजीज इन शीप। सर ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल्स में, सोइल में, सोइल के अंदर पाया जाएगा। ये उतना रफ क्यों लग रहा है, स्मूथ नहीं, बहुत रफ हो रखता है। नेक्स्ट
Creutzfeldt-Jakob disease. Creutzfeldt disease. ठीक है, क्रोचफेल्ड डिजीज, पीएलडी। इतने सारे डिजीज अभी तक डिस्कवर करा गया है जो कि होता है यहाँ पे एनिमल्स में, किसके द्वारा? प्रायॉन्स द्वारा, है ना। ठीक करने का, वैक्सीनेशन का, इसके बारे से कोई क्वेश्चन नहीं आना है आप लोग को कि कैसे ठीक किया जा सकता है। बस आपको याद रखना है कि इतने सारे डिजीज होते हैं प्रायॉन्स द्वारा। तो क्लियर कट आइडिया हो गया होगा आप लोग को कि प्रायॉन्स क्या है, वायरॉइड्स क्या है, वायरसेस क्या है। इन तीनों में कॉमन ये है कि दे आर डेड इफ दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द होस्ट, मरे हुए। लेकिन जैसे ही होस्ट के अंदर चले जाएंगे तो इनके पास रेप्लिकेशन करने की टेंडेंसी आ जाएगी, डिजीज कॉज करने की टेंडेंसी, है ना। सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। यहाँ पे द 21st लेक्चर में जाके खत्म। अब आप लोग को करना ये है कि एक बार एनसीईआरटी निकालें, अभी आपके पास एनसीईआरटी है तो, और पेज टर्न करें। कहीं पे कुछ डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज, पैराग्राफ, समरी में से, साइंटिस्ट में से पूछ सकते हो, है ना। कल टेस्ट है आप लोग का, 29 को टेस्ट है। हेलो, यस सर। है ना, कल टेस्ट है आप लोग का। तो ये चैप्टर तो रहेगा ही रहेगा। और अभी मैं यदि स्टार्ट कर दे रहा हूँ तीसरा चैप्टर प्लांट किंगडम, जितना पढ़ाऊंगा उतना से खुश हो जाएगा। सो आप लोग को कुछ समय दे रहा हूँ। हैव एनी क्वेरीज? कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देके ही छोड़ेंगे। गो हेड एनसीईआरटी निकालो अभी तुम लोग, सो नहीं रहो, ठीक है। आराम से टेबल पे आओ, एनसीईआरटी सामने रखो और क्वेश्चन पूछना शुरू करो। वहां से सोते सोते पढ़ाई नहीं करना है। कहाँ चला गया जी सब लोग? शांत, काश, पूछो। सर साइनोबैक्टीरिया में गेलेटिनियस शीट क्या होता है? जेलेटिनस शीट कहने का मतलब होता है सेल वॉल के बाहर म्यूसिलेजिनस चिपचिपा सा मटेरियल का डिपोजिशन होगा, दैट इज कॉल्ड जेलेटिनस शीट। जेली का तरह चिपचिपा सा, वो इसलिए रहता है ताकि साइनोबैक्टीरिया सूखे ना, डिहाइड्रेशन ना हो, इसीलिए वो रहता है। ओके, इसीलिए वो रहता है। नेक्स्ट, वेरी गुड, कम ऑन कीप ऑन आस्किंग। पूरा निकालो वहां से, एनसीईआरटी निकालो, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया नहीं, क्लामाइडोमोनास को किस में रखा गया है? कौन सी कैटेगरी में रखा गया है क्लामाइडोमोनास को?
out of 5 kingdom, in which category the cyanobacteria are kept? Cyanobacteria are Plant. kept. According to 5 kingdom classification system, I'm asking. Plant. Nah, according to RH Whittaker, Plant kingdom. 5 kingdom classification. Previously, it was kingdom, but RH Whittaker placed it in Protista. Monera या Protista? सर प्रोटिस्टा 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 में रखा गया है according to RH Whittaker, according to 5 kingdom classification system. बट नॉर्मली हम क्लामाइडोमोनास को स्टडी करते हैं प्लांट किंगडम में. तो क्लियर कट होना चाहिए आप लोग के पास आइडिया. क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? यदि RH विटिकर का नाम लिख दिया तो आपको प्रोटिस्टा के अंदर रखना है. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. ठीक है. ठीक है. चलिए हम अगला ग्रुप स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम का. अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लेकिन हम चाह रहे थे ये वाला चैप्टर फ्रेश स्टार्ट करने के लिए. ओके चलिए, नहीं तो हम इस चैप्टर को एक बार समराइज कर दें. ठीक है. सो चैप्टर स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था? क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा था. सबसे पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम एरिस्टोटल ने दिया था. ये था ना एरिस्टोटल ने? यस सर. हाँ, किस बेसिस पे दिया था उन्होंने? कोई बेसिस नहीं था. सिंपली उन्होंने जितने भी पृथ्वी पे ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 भागों में बांटा था, एनाइमा और एनाइमा में सॉरी प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है. प्लांट के अंदर उन्होंने 3 ग्रुप को रखा था, हॉग, श्रब्स एंड ट्रीज. वाइल्ड एनिमल की 2 कैटेगरी करी थी इन्होंने, एनाइमा एंड इनाइमा. इनाइमा में आरबीसी वाले को रखा था इन्होंने, एंड आइमा में विदाउट आरबीसी को रखा था इन्होंने. सर डब्ल्यूबीसी ना? आरबीसी रेड ब्लड सेल. डब्ल्यूबीसी नहीं, आरबीसी रेड ब्लड सेल के बेसिस पे. डब्ल्यूबीसी बोले हैं क्या? चेंज कर लेंगे यदि बोले होंगे तो. सर यदि बोले होंगे तो चेंज कर. अच्छा डब्ल्यूबीसी बोलेगा, चेंज इट टू आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के बेसिस पे ना. इनाइमा विथ आरबीसी इन एनाइमा इन क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स के बेसिस पे, है ना. बॉडी को कट करेंगे तो उसमें से लाल फ्लूइड निकलेगा या फिर लाल नहीं निकलेगा, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. उसके बाद कार्लस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की जिक्र करी पहली बार. एंड ही कैटेगराइज्ड organism into 2 group, broad group, that is Plantae and Animalium. Kingdom Plantae and Kingdom Animalium उन्होंने बांटा, है ना. हाँ, किसके बेसिस पे? कुछ कैरेक्टर उन्होंने सिलेक्ट करा था, जैसे कि सेल वॉल, लोकोमोशन, मोड ऑफ रेस्पिरेशन, रिजर्व फूड, सॉरी रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ना. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एनिमल्स में है, प्लांट में नहीं. लोकोमोशन प्लांट में नहीं है, एनिमल में है. इसके बेसिस है ना. सो प्लांट ग्रुप में उन्होंने किस किस को रखा था? बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब को रखा था उन्होंने. और
और एनिमलिया ग्रुप में 3 ग्रुप का रखा था, दैट इज प्रोटोजोआ, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। इसका ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने यूकैरियोट प्रोकैरियोट को डिफरेंस नहीं करा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को डिफरेंस सबको एक ही किंगडम में रख दिया, है ना, ड्रॉबैक। इसके अलावा ड्रॉबैक और भी था कि कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो प्लांट का भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे थे और एनिमल का भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे थे, उनके बारे में तो इन्होंने जिक्र ही नहीं करा। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक। वो कौन से ऑर्गेनिज्म थे जिनके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं करा? 2 ऑर्गेनिज्म थे, क्लामाइडम नास, यूग्लिना और स्लाइमर, है ना। ये तीनों ऑर्गेनिज्म प्लांट की भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे थे और एनिमल की भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे थे, है ना। जो प्लांट की प्रॉपर्टी क्लामाइडम नास का था प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यूग्लिना का भी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल था, स्लाइमॉल था प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन रिप्रोडक्टिव। एनिमल वाला कैरेक्टर था क्लामाइडम नास में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, यूग्लिना का था कि भैया सेल वॉल तो है नहीं, और स्लाइमॉल का था दे आर फॉलोइंग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। इसलिए इनके थ्योरी को, इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रचलन आया, जिक्र किया गया, स्टडी करा गया। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। इन्होंने एक तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस करा था, दैट वाज प्रोटिस्टा। अंडर प्रोटिस्टा ही केप्ट बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। फिर से प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने किसको रखा था? बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआ को रखा। अब 3 किंगडम हो गए, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमल। पूछा जाता है कि तीसरा किंगडम कौन सा था, चौथा किंगडम कौन सा था, 5वां किंगडम कौन सा था, छठा किंगडम कौन सा था, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सो प्लांट में वही ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्मा, एंजियो रखा। प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने बैक्टीरिया रखा, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ रखा। एनिमल में वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स रखा। इनका ड्रॉबैक यही था कि प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर सबको एक ही ग्रुप में रख दिया। ये इनका ड्रॉबैक, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं करते। नेक्स्ट आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय, ठीक है, कॉपलर। इन्होंने चौथा किंगडम इंट्रोड्यूस करा, दैट वाज मोनेरा। और मोनेरा में इन्होंने रखने की कोशिश करी प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखते हैं। प्रोटिस्टा में एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ को रख दिया, प्लांट में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, सो ऑन, है ना। लेकिन यहाँ पे भी देखेंगे कि प्रोटिस्टा के अंदर एल्गी रखा हुआ है, फंजाई रखा हुआ है ना, प्रोटोजोआ रखा हुआ है। जबकि एल्गी आपका क्लोरोफिलस है, फोटोसिंथेटिक है, फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक है, प्रोटोजोआ भी नॉन फोटोसिंथेटिक है ना। सो यही ड्रॉबैक है, इसीलिए 5वां किंगडम का प्रचलन आया, 5वां किंगडम देना पड़ा, है ना। The 5th kingdom system of classification was 5 kingdom system of classification was introduced by R.H. Whitty, जो हम लोग को पढ़ना है डिटेल में, जो जिसके बारे में आपको सही जगह मिलता है ना। इनका बेसिस क्या था भैया? तो इनका बेसिस था जैसे कि सेल वॉल, मतलब किस प्रकार का सेल वॉल है इसका। ओके, कंसीडर करते हैं सेल वॉल सेकेंडरी में। प्राइमरी था सेल टाइप, प्रोकैरियोट होगी, यूकैरियोट में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर है, न्यूट्रिशन मोड क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक, रिप्रोडक्शन क्या है ना, ये सब उनका बेसिस ही था, है ना। सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसको भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मेंशन है ना। सेलुलोजिक सेल वॉल है या काइटिनियस सेल वॉल है, या सेल वॉल नहीं हो चुका था, हो चुकी